हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गर्मा स्वाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। दोस्तों, कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, और ख़ास आप लोगों की ही सजेशंस पे। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कहा था कि हम मिसिंग 411 की स्टोरीज़ लेकर आएँ। तो आज की मेरी वीडियो में मैं आपको मिसिंग 411 की कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला मामला इस किताब में छापे गए सभी मामलों से बहुत अलग और सबसे कम प्रसिद्ध है। इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, पर यह अपने आप में ही एक रहस्यमयी और बहुत ही रोचक किस्सा है। द स्टोरी ऑफ बॉबी बिशप। आज से कई दशकों पहले सन 1958 में बॉबी बिशप नाम का एक लड़का अपने ही तरह अपने ही साथियों के एक ग्रुप में रॉकीज माउंटेन नेशनल पार्क में गया, वहाँ हाइकिंग करने के लिए। वो सभी बच्चे वहाँ पे सेंट माले नामक एक कैथोलिक कैंपिंग रिट्रीट में भाग लेने के लिए गए थे। वो जगह मछलियाँ पकड़ने के लिए बहुत मशहूर थी और अक्सर लोग वहाँ मछलियाँ पकड़ने के लिए आते जाते रहते थे। बॉबी बिशप अपने आप में एक अंतर्मुखी लड़का था। साथ ही साथ उसे अपने कानों से बाहर की आवाज़ें थोड़ा कम सुनाई देती थी और अक्सर इसीलिए वो अपने कानों में हेयरिंग एड पहने रहता था। पर उसे मछलियाँ पकड़ने का बहुत शौक़ था और इसलिए वो क्रीक में जाकर तालाब में मछलियाँ पकड़ने बैठ गया था। काफ़ी वक्त बीत गया। दोपहर के वक्त जब सभी ने सोचा कि एक साथ बैठकर खाना खाया जाए, तब उन सभी बच्चों के साथ गए हुए काउंसलर ने उसे ढूंढना शुरू किया, और जब वो मिल गया तो वो उसे अपने साथ लेकर वापस आने लगे। उनके एक काउंसलर के हिसाब से वो लड़का बिल्कुल उनके पीछे ही चल रहा था, बिल्कुल उनके करीब। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे और वो उनके पीछे चलता हुआ आ रहा था। पर अचानक ही, ना जाने कैसे, जब वो पीछे मुड़े, उनके पीछे से बॉबी बिशप गायब हो गया था। उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि अचानक ही ये क्या हुआ और बॉबी बिशप कहाँ चला गया। उन्होंने उन्होंने सोचा कि वो बच्चा ज़रूर उनके साथ कोई मजाक कर रहा है और आसपास ही किसी पेड़ के या किसी चट्टान के पीछे छुप गया होगा। ऐसा सोचते हुए उन्होंने आसपास का इलाका ढूंढना शुरू किया, पर आसपास के इलाके में कहीं नज़र नहीं आया। जब वो कहीं नहीं मिला तो उनके काउंसलर परेशान होकर अपने बाकी ग्रुप के पास गए और उनसे उसके गायब होने की बात बताई। जिसके बाद ग्रुप के सभी लोगों ने उसे आसपास के पूरे इलाके में ढूंढने की कोशिश की। बहुत देर तक लगातार ढूंढने के बाद भी वो कहीं नज़र नहीं आया। शाम हो गई, पर बॉबी बिशप को खोजा नहीं जा सका और ना ही उसका कोई पता चला। जब वो सब खुद उसे नहीं ढूंढ पाए, तब पास के ही एक सैनिक कैंप से सहायता ली गई, जिसका नाम था लॉरी एयरबेस। लॉरी एयरबेस से कई खोजी दलों को वहाँ भेजा गया, तकरीबन 200 लोगों के खोजी दल को। उनके साथ खोजी कुत्ते और साथ ही साथ विमान भी शामिल थे, जिससे उस जंगल की निगरानी की जा सके और उसे ढूंढा जा सके। पर बहुत मेहनत के बाद भी बिशप को ढूंढा नहीं जा सका। 9 दिनों की गहरी खोजबीन के बाद भी बॉबी बिशप कहीं नहीं मिला। आसपास के कई इलाकों से कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उसी इलाके में छुट्टियां बिताने आए हुए एक डॉक्टर ने कहा कि उसने बॉबी बिशप को एस्टेट पार्क की एक हार्डवेयर की दुकान में काम करते हुए देखा है, जो उसके गुमशुदा होने की जगह से तकरीबन 10 मील दूर थी। किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लग रहा था और ना ही ये बात संभव लग रही थी। ये बात बिल्कुल असंभव सी लग रही थी। इस केस से जुड़ी हुई हर एक बात, हर एक तथ्य इस केस को और ज़्यादा गंभीर बनाता जा रहा था और ज़्यादा मुश्किल। किसी भी हालात में नतीजे पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। डॉक्टर के दिए हुए उस बयान को किसी विश्वसनीय लीड के रूप में नहीं देखा गया, क्योंकि ये बात बिल्कुल असंभव सी लग रही थी कि कोई एक छोटा सा 10 साल का बच्चा अपने दम पर जंगल में इतने वक्त के लिए ज़िंदा रह सकता है और इतनी दूर पहुंच सकता है
और वो भी बहुत ही कम वक्त में। पर ये केस अनसुलझा नहीं रहेगा। पर हाँ, इतना कह सकते हैं कि अपने अंत में भी ये केस कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य छोड़ जाएगा जिनका जवाब आज तक नहीं मिल सका। गुमशुदा होने के तकरीबन 1 साल बाद 1959 में जहाँ से बॉबी बिशप गायब हुआ था, उस जगह से तकरीबन 3 मील दूरी पर 2500 फीट की ऊंचाई पर माउंट मीकर के बीच कुछ फटे हुए पुराने कपड़े, एक पुराना हेयरिंग एड और साथ ही कुछ टूटी हुई हड्डियों के अवशेष मिले। इन सभी चीज़ों को देखकर ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि ये सभी बॉबी बिशप के हों। पर जब उन हड्डियों की डीएनए रिपोर्ट करवाई गई तब ये साबित हो गया कि वो सारे अवशेष बॉबी बिशप के नहीं थे। और इसी के साथ बॉबी बिशप अब तक लापता है। अभी हाल ही की बात है, वर्ष 2015 में डीआर कुंज जूनियर गायब हो जाते हैं, तकरीबन उसी जगह से जहां से बॉबी बिशप गायब हुआ था। डीआर कुंज अपने पिता और उनकी होने वाली पत्नी के साथ रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क में घूमने गया था। उसकी उम्र केवल 2 साल थी। वो सभी वहाँ घूम रहे थे। उसके साथ उसके दादा और उनके दोस्त भी गए हुए थे। उन्होंने उस जगह पर अपना कैंप लगा लिया। डीआर कुंज जूनियर के पिता और उनकी होने वाली पत्नी, वो दोनों कुछ देर के लिए अपने बच्चे को उसके दादा के साथ छोड़कर जंगल में घूमने फिरने के लिए चले गए। पर जब वो वापस आए तब उन्होंने वहाँ से कुंज जूनियर को गायब पाया और ये उनके लिए बहुत चौंका देने वाला था। उनके दादा ने बताया कि वो बस कुछ ही पलों के लिए उसे यहाँ छोड़कर पास के ही इलाके में गए थे, बस कुछ ही वक्त के लिए। और जब वो वापस आए तब वो गायब हो चुका था, बस उसी कुछ पलों के वक्त के दरमियान। ये बात बहुत असंभव सी थी क्योंकि कुंज जूनियर एक 2 साल का छोटा बच्चा था जिसके लिए थोड़े से वक्त में इतनी दूरी तय कर पाना आसान नहीं था। उन्होंने आसपास के पूरे इलाके की जांच पड़ताल की और उसे ढूंढने की कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिला। जिसके बाद प्रोफेशनल्स को बुलाया गया और आसपास के इलाके की जांच करवाई गई। ये जांच ज़्यादा वक्त तक नहीं चली और ना ही कुंज जूनियर का कुछ पता चला। बाद में इस बात का अंदाज़ा लगाया गया कि हो सकता है कि उनके छोटे बच्चे को किसी इंसान ने किडनैप कर लिया हो, क्योंकि वहाँ से गुजरने वाली एकमात्र गंदी सड़क थी जो पास के ही एक पुराने शहर में जाती थी जहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि उसके दादा ने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसी दरमियान किसी जंगली जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया और इसीलिए जब वो उसे ढूंढने पहुँचे तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। इसी के साथ डीआर जूनियर वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला, ना ही उसका कोई चिन्ह या उसके कोई अवशेष ही मिले। वो आज भी लापता है। ऐसे मामले बहुत ही पेचीदा होते हैं और बहुत ही रहस्यमय होते हैं जब इंसान गायब होने के बाद दोबारा वापस आ जाए, पर वापस आने के बाद वो ये बताने में असमर्थ हो कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था वह या फिर वो इतने वक्त के दौरान कहाँ था। ऐसा ही एक मामला सामने आता है कीथ पार्किंस के मामले में। कीथ पार्किंस एक 2 साल का छोटा बच्चा था जो कि अपने दादा के साथ एक दूर दराज ग्रामीण इलाके में रहने के लिए जा रहा था। रिटर ऑरेगन, यही उनके गांव का नाम था। वो इलाका जहां वो रहते थे वो आसपास से जंगलों से पूरी तरह घिरा हुआ था। फिर भी उनका छोटा बच्चा घर के यार्ड में आराम से खेल सकता था और वो उसे खेलने भी देते थे और हर वक्त उस पर नज़र रखे रहते थे कि वो कहीं बाहर तो नहीं जा रहा। पर फिर भी एक रोज़ एक ऐसी घटना घटी जिससे उनका परिवार पूरी तरह हिल गया।
वो उस छोटे बच्चे को उसी तरह यार्ड में खेलता हुआ छोड़कर कुछ देर के लिए घर के अंदर गए, और जब वो वापस आए उन्होंने उम्मीद की थी कि वो अभी भी वहाँ खेलते हुए बैठा होगा, जैसा कि आमतौर पर होता था। पर जब वो वहाँ वापस आए तब उन्हें वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया। हर एक केस की तरह इस केस में भी उस छोटे बच्चे को ढूंढने की बहुत सारी कोशिशें की गई। कई सर्च टीम्स को बुलाया गया, पर कोई भी नतीजा हाथ नहीं लगा, ना ही उस बच्चे को ढूंढा जा सका। ये बात बहुत ही मुश्किल और असंभव सी लग रही थी कि एक 2 साल का छोटा बच्चा कुछ ही वक्त में इतना इतना दूर कैसे जा सकता है कि उसे ढूंढा ना जा सके। उसकी खोजबीन लगातार चलती रही और उसे ढूंढते हुए रात बीत गई, और आखिरकार रात बीत जाने के बाद एक ऐसे दूर दराज इलाके में वो बच्चा मिला जहाँ उसके मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। जहाँ से वो बच्चा लापता हुआ था उस जगह से तकरीबन 8 मील दूरी पर एक जमे हुए और बेहद ठंडे तालाब पर वो छोटा बच्चा लेटा हुआ मिला। उसके शरीर पर से उसका जैकेट गायब था, और जो कपड़े उसने पहन रखे थे वो भी फटे हुए थे। वो अभी भी जिंदा था। उसे फ़ौरन उसके परिवार के पास पहुंचा दिया गया, पर फिर भी कुछ बातें अजीब थीं जिनका कोई जवाब ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। आखिर कीथ पार्किंस ने अपनी जैकेट क्यों निकाल दी, और उसके कपड़े कैसे फटे हुए थे, और आखिर वो इतनी दूरी तक अपने आप कैसे जा पाया। एक्सपर्ट की मानी जाए तो इतने छोटे बच्चे को 8 मील का सफ़र तय करने में तकरीबन 20 घंटे लगेंगे, और 20 घंटे तक लगातार चल पाना किसी बड़े इंसान की बस की बात नहीं है। और वो तो एक छोटा सा बच्चा था। जब उस बच्चे को वापस लाया गया, उससे पूछने की बहुत कोशिश की गई और इस बात को जानने की भी बहुत कोशिश की गई कि आखिर इस दौरान उसके साथ क्या हुआ था, या फिर वो इतनी जल्दी वहाँ तक कैसे पहुँचा था। पर वो छोटा बच्चा या तो ये बताना नहीं चाहता था, या फिर बता पाने में बिल्कुल असमर्थ था, या उन हालातों को समझने में असमर्थ था। इस बात का आज भी पता नहीं चला कि वो आखिर वहाँ तक कैसे पहुँचा। ये आज भी एक पहेली बनी हुई है। और अब बारी है उस कहानी की जो इस किताब की सबसे रहस्यमयी और सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक मानी जाती है, मार्विन एल्विन क्लार्क के गुमशुदगी का मामला। मार्विन एल्विन क्लार्क 30 अक्टूबर 1926 को अचानक ही गायब हो गए, जबकि वो हैलोवीन के सप्ताहांत में अपनी बेटी से मिलने के लिए पोर्टलैंड ओरेगन जा रहे थे। उसी वक्त वो बीच रास्ते से अचानक ही कहीं गायब हो गए। उनकी बेटी सिडनी मैकडूगल, जो हेयरफोर्ड होटल में काम करती थी और साथ ही साथ वो वहीं रहती भी थी, से मिलने जा रहे थे। पर अचानक ही ना जाने उनके साथ क्या अनहोनी घटना हुई जिसकी वजह से वो गायब हो गए। ये मामला अपने आप में बहुत रहस्यमय और रोमांचक बन गया। कई लोगों ने इसके बारे में अपने अलग अलग बयान दिए। कुछ लोगों ने कहा कि वो स्ट्रेट कोच से वहाँ के लिए रवाना हुए थे, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उन्हें बस में सफ़र करते हुए देखा था। देखने वालों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने पोर्टलैंड की यमहिल स्ट्रीट पर उन्हें एक गहरे रंग के सूट में खड़े हुए देखा। ये उनके देखने जाने की आखिरी सूचना थी। लोगों के मुताबिक कहा जाता था कि क्लार्क लकवा से पीड़ित थे और अपने दाहिने हिस्से का इस्तेमाल कम ही कर पाते थे, और इसलिए वो अपने पैरों को थोड़ा घिसट कर और हल्के हल्के चलते थे। बस यही कुछ बातें थी जो उनके केस के बारे में लोगों को पता थी और आज तक पता चल पाई। उनकी बेटी ने उनके ढूंढने वालों को 100 पाउंड्स का इनाम देने की घोषणा भी की। द बेलिंगम हेराल्ड समाचार पत्र ने कुछ दिनों बाद एक लेख प्रकाशित किया जिसके अनुसार मिस्टर क्लार्क की पत्नी को उनके हाथों का लिखा हुआ एक पोस्ट कार्ड मिला था, जिस पर बेलिंगम का पोस्ट मार्क था। ये 2 से 3 नवंबर के बीच लिखा गया था। समाचार पत्रों के हिसाब से मिस्टर क्लार्क की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिसके कारण वो भटक गए थे और अभी भी अपनी सही जगह और अपनी पहचान के बारे में किसी को बता नहीं पा रहे थे, ना ही उसे कोई ढूंढ ही पा रहा था। 1986 में
एक लकड़हारे को रहस्यमय तरीके से एक पूर्ण नर कंकाल मिलता है। वो जंगल में जब लकड़ियाँ उठाने के लिए गया तब उसे ये नर कंकाल मिला। उस नर कंकाल के साथ उसे कई और चीज़ें भी मिली, एक पॉकेट वॉच, 1919 का एक सिक्का और चमड़े के जूते और इसी तरह की कुछ छोटी मोटी चीज़ें। पर इन सभी चीज़ों से ये साबित नहीं होता था कि ये कंकाल मिस्टर क्लार्क का ही है। उस शव के पास से ही एक छोटी पिस्टल भी बरामद हुई और साथ ही साथ बंदूक की गोली का खोल भी बरामद हुआ। जब डॉक्टर्स ने उस कंकाल का परीक्षण किया तो उसकी खोपड़ी की हड्डी में एक छेद पाया और इस बात की पुष्टि की कि उसकी मौत सर में गोली लगने की वजह से हुई है। और कुछ दिनों बाद जांच से ये बात पता चल गई कि ये हड्डियाँ जॉन डो नामक की एक शख्स की हैं। जॉन डो कौन था इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है, पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उसने सर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली होगी। और इसी के साथ ये केस बंद हो जाता है। मिस्टर क्लार्क का आज तक कोई अता पता नहीं मिला। इस चीज़ के हो जाने के तकरीबन कुछ सालों बाद ही मिस्टर क्लार्क की पोती वेनेलोपी ने इस बात का दावा करने की कोशिश की कि हो सकता है कि जॉन डो ही उसके गुमशुदा दादा हों, और इसलिए एक बार फिर से उस कंकाल की जांच करवाई गई। पर फिर भी उसकी कई जांचों के बाद भी वो लोग उनके मातृवंश का पता लगाने में असमर्थ रहे और उसे किसी भी तरह से मिस्टर एल्विन क्लार्क से जोड़ा नहीं जा सका। इसके बाद भी कई जांचें हुई और कई बार कई अवशेष सामने आए, इसी तरह की कहानियाँ बनी, पर फिर भी मिस्टर क्लार्क और उनकी गुमशुदगी का केस आज तक नहीं सुलझ पाया और ना ही कोई जानता है कि वो कहाँ चले गए। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी आने वाली स्टोरी एक रियल हॉरर स्टोरी होने वाली है। आप में से जिसको भी रियल हॉरर स्टोरीज़ पसंद आती हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।